आज भाजपा को कई मोर्चों पर मात लगी है, मात हुई है। सुप्रीम कोर्ट में हारे हैं वो लोकतांत्रिक लड़ाई, नैतिक लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई, एथिकल किसी भी मापदंड से आप गिन लें, हारे हैं वो। आज दिल्ली में भी और महाराष्ट्र में भी लोकतंत्र की विजय हुई है, समाधान निकलेगा और लोकतंत्र पे जो हनन किया है बीजेपी सरकारों ने या बीजेपी भाजपा द्वारा नियुक्त एलजीज ने, उनको बहुत हद तक वापस संतुलित किया है इस निर्णय ने। भाजपा ने जो संघवाद पे सीधा हमला मचाया है दिल्ली में, उसको वापस संतुलित किया गया है। एलजी और गवर्नर्स के रोल, एलजी दिल्ली में, गवर्नर महाराष्ट्र में, उनके रोल पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। भाजपा के कहने पे, भाजपा के आदेश पे। आज इन सब चीजों से लोकतंत्र को किस प्रकार नहीं चलाना चाहिए, भाजपा की उस प्रवृत्ति को एक्सपोज किया गया है और एक प्रकार से एक बहुत उच्चतम स्तर पे भाजपा के एंटिक्स को, उनके मजाकिया व्यवहार को एक तमाचा लगाया गया है। दोस्तों, मेरा सौभाग्य था कि मैं इन दोनों केसेस में मैंने पैरवी की थी। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं कानूनी उस निर्णय में, वो पक्ष के पक्ष में है, जिन्होंने याचिका दी है उनके पक्ष में है। क्या बचा है इसके बाद? आपने उस निर्णय में ये होल्ड किया, एक नंबर, कि जो व्हिप होती है वो राजनीतिक पार्टी वाली होती है, विधायिका पार्टी वाली नहीं होती है। दो, जो व्हिप सो कॉल्ड शिंदे फैक्शन ने जारी की है वो गैर कानूनी है। मैं दोहरा रहा हूं, गैर कानूनी, सीधा प्रत्यक्ष 5 जजों की खंडपीठ ने कहा है। नंबर 3, जो माननीय स्पीकर, और आप स्पीकर की बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड शिंदे फैक्शन को वैध माना है, उनको रिकॉग्नाइज किया है, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। नंबर 4, राज्यपाल जी, माननीय राज्यपाल, इतने बड़े ओहदे के पदाधिकारी, उन्होंने जो निर्णय लिया कि आप फ्लोर टेस्ट करेंगे अमुक तारीख को, वो फ्लोर टेस्ट पूरी तरह से गैर कानूनी है। उनके पास कोई तथ्य नहीं थे ये फ्लोर टेस्ट का आदेश देने के लिए। अगर इन चारों चीजों को आप जोड़ दें तो मैं पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि बचता क्या है? क्या ये राजनीतिक, कानूनी, नैतिक, कुछ भी कह लीजिए, एक तमाचा नहीं है? क्या जितने भी महानुभाव हैं जिनके नाम लिए गए निर्णय में, वो इस प्रकार की सस्ती राजनीति के शिकार नहीं हुए बीजेपी के कहने से? और अगर वापस श्री उद्धव ठाकरे को बरकरार नहीं किया गया, उसका महत्व बहुत कम हो जाता है। जो मूल बात वो ये है कि इस निर्णय में लिखा है कि आपको माननीय स्पीकर जल्द से जल्द जो डिस्क्वालिफिकेशन की याचिकाएं पड़ी हैं, लंबित हैं, उनका निर्णय करिए। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा हूं आपके जरिए। अगर माननीय स्पीकर विलंब न करें, सत्य का मार्ग लें, कानून और संविधान का मार्ग लें, और वो उठाते हैं इतने सारे लोगों की एक याचिका कोई भी, तो क्या डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा उनके पास कोई भी विकल्प है? संभव नहीं, उनको डिस्क्वालीफाई करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्हिप के आधार पर एक्शन लिया है जो गैर कानूनी है, और एक ऐसे व्हिप को इग्नोर किया है जो कानूनी है। तो अगर आप व्हिप के उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से डिस्क्वालिफिकेशन तो ऑटोमेटिक होता है, इसका कोई डिफेंस नहीं है। इसलिए मैं आपको एक भविष्यवाणी कर सकता हूं कि जो चाल चरित्र चेहरा आपने बीजेपी सरकारों का और बीजेपी के आदेश देने वाले उच्च पदाधिकारियों का देखा है,
उसके अंतर्गत आदेश बड़ा स्पष्ट होने वाला है कि जितना विलंब कर सको करो, जितना अवॉइड कर सको करो, जितना निर्णय ऐसा करो कि निर्णय न हो वो करो, यानी निर्णय करने वाला निर्णय ये करो, क्योंकि निर्णय सिर्फ एक तरफ हो सकता है और गलत निर्णय करेंगे आपको चुनौती होगी उसकी। ये दुर्भाग्य है इस देश का, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो।